Hello students. As you know, I am Dr. Suman, Associate Professor of Kasturi Ram College of Higher Education. I am here again with a new topic, new concept, that is demographic features of Indian population. Population. It is a big question. Is it an asset or problem or issue? क्या है ये? एक बहुत बड़े इशू है या एक एसेट है ये कंट्री के लिए? Theory of demographic transition. According to this theory, every country passes through three stages of population growth. There are three stages. First one is where high birth rate and high death rate exist. Second stage, there is high birth rate and low death rate. And the third stage is low birth rate and low death rate. ये तीन स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें से हर कंट्री को पास होना पड़ेगा, और दीज आर कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. फर्स्ट स्टेज जहां पर हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है. इन द फर्स्ट स्टेज बोथ आर वेरी हाई. इवन डेथ रेट भी बहुत हाई होगी और बर्थ रेट भी बहुत हाई होगा, और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट स्टेबल होगा, क्योंकि न तो बहुत इंक्रीज हो सकता है और न ही लेस हो सकता है, बिकॉज बोथ डेथ और बर्थ रेट आर बोथ वेरी हाई. और फर्स्ट स्टेज में एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और दैट्स वाई पर कैपिटल इनकम ऑफ पीपल इज वेरी लो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत हाई इनकम की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों का काम एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम होगी. और अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी, दैट इज रिलेटेड टू योर अदर रिजल्ट्स, दैट इज रिलेटेड टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो पर कैपिटा इनकम लो होगी, पर कैपिटा इनकम लो होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा. इनएडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट होगी, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा लो है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इनएडिक्वेट डाइट होगी, हमारी अनबैलेंस डाइट होगी, हमारी हाउसिंग कंडीशंस वेरी पुअर होंगी. एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, क्योंकि पैसा नहीं है तो आप एक बेटर एजुकेशन का इमेजिन भी नहीं कर सकते. हाउ यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन. एंड लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़. आज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एकदम से जो आपका मीटर है वो हाई होना शुरू हो जाता है, और एक मेजर पार्ट ऑफ आवर इनकम कंज्यूम्स इन द मेडिकल फैसिलिटीज़. तो अगर आपके पास इनकम ही नहीं होगी तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेल नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट स्टेज ऐसे स्टेज है जहाँ पर हाई बर्थ रेट भी है और हाई डेथ रेट भी है. देन सेकेंड स्टेज एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर बर्थ रेट तो हाई होगा बट डेथ रेट लो हो जाएगा. द सेकेंड स्टेज इज करेक्टराइज बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इसकी वजह से क्योंकि बर्थ रेट आपका बहुत हाई हो गया है और डेथ रेट लो हो गया है, तो देन डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दिस शोज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी रेट विदाउट कोरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द बर्थ रेट. तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया है, जबकि बर्थ रेट उतना ही है. अब पहले की बजाय सेकंड स्टेज में क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंप्रूव. अगर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली एजुकेशन एक्सपेंड होगी, एजुकेशन बेटर क्वालिटी की होगी, एंड यू विल अवेल बेटर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज. एंड इवन गवर्नमेंट मेक स्पेशल एफर्ट टू चेक वेरियस एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें एपिडेमिक्स का भी बहुत मेन रोल रहा है फॉर रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, और डिसीजेज भी. उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, इसीलिए ज़्यादातर लोग इन बीमारियों से, बहुत छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे थे. लेकिन जो सेकंड स्टेज होगी उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी, जिसकी वजह से डिजीज़ कम होंगे, और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत रैपिड ग्रोथ से इंक्रीज होगा. दीज डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन रिडक्शन इन डेथ रेट. धीरे धीरे आपका डेथ रेट
आपकी कंट्री में कम होना शुरू हो जाएगा, और सोसाइटी जो है, जो कि एग्रेरियन एक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, एग्रेरियन सेक्टर से बिलोंग करती थी, वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंडल्ज रहेंगी. That's why birth rates remain high and population increases at an alarming stage. ये एक ऐसे स्टेज है जहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स, कुछ पॉलिसीज़ बनानी होंगी, बिकॉज इट इज़ अलार्मिंग स्टेज. अगर इस अगर इस लेवल पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया, तो पॉपुलेशन जो है वो एज अ बैरियर काम करेगी. The third stage. Third stage is also very difficult, very problematic, in which low birth rate and low death rate. In this third stage, the birth rate declines significantly. अब बर्थ रेट जो है वो भी थोड़ा कम होना शुरू हो गई है, एंड दस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स लो. अब पहले से पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो गई है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन reinforces people desire to have smaller families. क्योंकि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादातर पॉपुलेशन बिलोंग करती थी, इसीलिए वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम था. वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चाइल्ड है उसको एज अ बर्डन फील नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए भी कुछ न कुछ काम मिल जाएगा. लेकिन जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर डेवलप होगा, वी विल गेट एजुकेशन, देन हम स्मॉल फैमिलीज़ को डिज़ायर करेंगे, और एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो वुमेन जो है वो भी एजुकेशन गेन करेंगी, वो भी ज़्यादा काम करेंगी, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, और इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो है वो डाउन हो जाएगा. वंस दिस हैपन, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड. The characteristics of the third stage are very low birth rate, low death rate, small family size and low growth rate of population. अगर सेकेंड स्टेज जितनी खतरनाक है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिएगा, और इसीलिए थर्ड स्टेज तक पहुँचते पहुँचते जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो एक स्टेज जो हर कंट्री को पास करनी होगी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी. और थर्ड स्टेज ऐसी होगी जो मैक्सिमम आज के डेवलप्ड कंट्रीज़ फेस कर रहे हैं. वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा नहीं है और डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं है. वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग स्मॉल फैमिलीज़ को डिज़ायर करते हैं, फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, और इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक कंट्री की एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. देन पॉपुलेशन इन इंडिया में क्या सिचुएशन है पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, और इंडियन इकोनॉमी में पॉपुलेशन का बहुत मेजर रोल है. सभी को ये पता है कि चाइना के बाद इंडिया ही सेकेंड नंबर पर है पॉपुलेशन में. यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. अगर हम सिर्फ लैंड एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% एग्जिस्ट, जबकि टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.64% जो है वो इंडिया में सरवाइव कर रहा है. जितना परसेंट ये सरवाइव कर रहा है, उनके लिए एक्स्ट्रा हाउसेस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. तो यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, और इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पॉपुलेशन इंडिया की ये ग्रोथ में हमारी हेल्प कर रही है, या हमारे लिए एक हर्डल्स का काम कर रही है, एक प्रॉब्लम का काम कर रही है. और ये पॉपुलेशन आज ही नहीं इंक्रीज़ हुई है, इसके लिए 4 फेजेस जो हैं वो यहाँ पर गुजरे हैं. 4 फेजेस से हमारी इकोनॉमी पास हुई है, तब जाकर आज जो हम प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं. 1901 से लेकर 1921 तक जो हमारी पॉपुलेशन थी, दैट इज़ कॉल्ड स्टेगनेंट पॉपुलेशन, क्योंकि न तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और न ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है. नियर अबाउट
उतनी ही है जितना हम पहले कैलकुलेट करके चले थे. बट 1921 to 1951, it is increased in a steady growth, and 1951 to 81, it is very harmful, rapid high growth, and 1981 to 2011, high growth with definite sign of slowing down. तो 4 phases वन बाय वन हम इनके डिटेल में स्टडी करेंगे. स्टैग्नेंट पॉपुलेशन. अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो इंडिया में इन 20 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो 236 मिलियन से इंक्रीज होकर 251 मिलियन तक इंक्रीज हुई. इट मीन्स एक कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ है दैट वाज नेग्लिजिबल. The growth of population was held in check by the prevalence of a high death rate against a high birth rate, and India was in the first stage of demographic transition. अभी हमने फर्स्ट स्टेज को स्टडी किया. फर्स्ट स्टेज में क्या है कि हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है. तो 1901 से लेकर 1921 का एक समय ऐसा रहा है जिसमें हमारी इकोनॉमी फर्स्ट स्टेज से गुजर रही थी. देन सेकेंड स्टेज 1921 to 1951, it is called steady growth. During this second phase, the population of India grew from 251 million to 361 million, near about 90 million above. The main reason for the increase in population growth rate was decline in death rate. और वो डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ? The fall in death rate was largely due to the control of widespread epidemics like plague, smallpox, cholera, etc. इससे पहले प्लेग जो है वो that was very harmful. Smallpox, इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से कंट्रोल कर लिया गया, जिसकी वजह से डेथ रेट तो कम हो गई लेकिन बर्थ रेट हमारी सेम ही रही. और इसीलिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. इंडिया हैड स्टार्टेड इट्स एंट्री इनटू द सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अब इंडिया सेकेंड फेज में एंटर कर चुका है जहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट तो लो है ही है लेकिन साथ के साथ हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है. देन नेक्स्ट स्टेज that is alarming stage 1951 to 1981, rapid high growth. During the third phase, our population grew from 361 million to 683 million. As you see, it is near about double. There was a record rate of growth, population explosion. इसको इसीलिए हम population explosion भी बोलते हैं उस टाइम को, इस टाइम पीरियड को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ इसी टाइम पीरियड में हुई है. विद द एडवेंट ऑफ प्लानिंग, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडरटेकन ऑन अ बिग स्केल, बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, बहुत सारी प्लानिंग की गई. इवन 1979 में फैमिली प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई और ये एक अलार्मिंग स्टेज थी फॉर आवर गवर्नमेंट. 1981 to 2011, हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन. 1991 में इकोनॉमिक चेंजेस किए गए थे, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी. उसी पॉलिसी की वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट रेट है वो हाई हुआ. बट इंडिया नेक्स्ट फेज में एंटर किया और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हमने ये मेज़र किया कि इस टाइम पीरियड में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो पहले से कम हुई है. दैट इज़ अ गुड साइन फॉर फ्यूचर. दिस वन इज सेंसस डाटा ऑन पॉपुलेशन. As you can see, ईयर वाइज, क्योंकि पॉपुलेशन काउंट होती है हर 10वें साल. 1901 में 23.84 करोड़ पॉपुलेशन थी. 1911 में जो कि इंक्रीज होकर 25.21 करोड़ हो गई. 1921 में 25.13, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1921 का ईयर ऐसा था जिसमें हमारी पॉपुलेशन पहले से रिड्यूस हुई है.
और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 2011 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ के आसपास पहुंच गई। और अगर इसी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो शायद हम चाइना को भी बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पर, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज रिफ्लेक्ट लाइव बर्थ पर वुमेन, जो कि पहले 1950 में अगर हम देखें तो 5.9 था, 1975 में ये कम होकर 5 रह गया, और 1995 में और कम हुआ 3.5, एंड 2015 में ये 2.2 हो गया। इट मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ईयर टू ईयर कम हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। What is birth rate? The crude birth rate is a number of live births occurring among the population of a given geographical area during a given year. इसमें हम एक गिवन ईयर में कितने जो बच्चे हैं या कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको हम काउंट करते हैं। पर 1000 पर कितने बच्चे जो हैं वो आते हैं उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। और फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे इंडिया में इतना हाई है, उसके पीछे रीज़न क्या है? एज एट विच फीमेल्स मैरी। एज यू नो, इंडिया में बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। चाइल्ड मैरिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और नियर अबाउट आज भी अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 55% फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से कम में ही हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ फर्टाइल यूनियन, अब वो टाइम पीरियड भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हाई बर्थ रेट के लिए। एंड द रेपिडिटी विथ विच दे बिल्ड देयर फैमिलीज, क्योंकि क्या कोई फैमिली प्लानिंग है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बर्थ रेट इन इंडिया में बर्थ रेट बहुत हाई है। इन इंडिया द मीन एज एट मैरिज हैज़ बीन लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया की जो मैरिज एज है वो बहुत ही कम है। और यही एक मेन रीज़न है कि बर्थ रेट यहाँ पर हाई है, और बर्थ रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी हाई होगी। ये ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आज भी सेम एज इट इज़ है, बल्कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो इम्प्रूवमेंट कैसे है? क्योंकि आने वाले टाइम में ये नोटिस किया गया कि बर्थ रेट पहले से इम्प्रूव हुई है। 1921 में 13.7 थे, जो कि इट इम्प्रूव्स इन 1961 इट वाज 15.8, एंड इन 2001 इट इज़ 18.3। और अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि स्टार्टिंग में 5.4 हमने मेज़र किया था और 2016 में ये ओनली 2.3 रह गया। फर्टिलिटी हैज़ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द एजुकेशनल लेवल ऑफ द मदर। एजुकेटेड मदर होगी, एजुकेटेड फीमेल होगी, तो ऑब्वियसली वो इतना फैमिली को नहीं बढ़ाएगी और बहुत कुछ वो सोचेगी कि कमिंग टाइम में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए फर्टिलिटी जो है उसका डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद एजुकेशनल लेवल। इट हैज़ ऑलवेज रिमाइंडेड हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में फीमेल्स एजुकेटेड ज़्यादा हैं, और यही मेन रीज़न है कि गांव में फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि शहरों में ये कम है। और अगर हम फिर भी बात करें तो नियर अबाउट चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0.0 to 6 जो है वो कितना है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। Causes of high birth rate, there are so many causes, economic factors and social factors। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ओबियसली हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर।
Near about 52% population are indulged in agriculture sector, जहाँ पर बर्थ रेट ऑब्वियसली हाई होता है, बिकॉज यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चाइल्ड है उसको एज अ बर्डन फील नहीं किया जाता, उसको भी काम मिल जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर हाई बर्थ रेट. स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ विलेजेस. आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की गांव में रह रही है, और गांव में क्योंकि वो लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि किस तरीके से डेवलप किया जाए और किस तरीके से हम फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर हाई बर्थ रेट. एंड लास्ट वन इज़ पॉवर्टी. जो इकोनॉमी जितनी पुअर होगी वहाँ का बर्थ रेट उतना ही हाई होगा, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स एंड education system. There are so many social factors also. Near universality of marriage. हर एक का शादी करना बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे समाज में, और ये भी मेन रीज़न है. अगर कोई नहीं भी करना चाहता तो एक सोशल प्रेशर उस पर डाला जाता है कि यू हैव टू डू मैरिज. दैट इज़ द मेन रीज़न. लोअर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड कि नियर अबाउट 55% जो फीमेल्स हैं उनकी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है. रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस. कुछ रिलीजियस फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हाई बर्थ रेट को प्रमोट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए 2 लड़कियों पर, 3 लड़कियों पे, 4 लड़कियों के बाद कोई बात नहीं, लड़का हो जाएगा. इस टाइप के आइडियाज़ हमारी सोसाइटी में रहते हैं. या फिर लड़का ही अंतिम संस्कार करता है, पिंडदान करता है. तो जब तक हमारे माइंड में ऐसे अंधविश्वास होंगे, उस कंट्री में हाई बर्थ रेट ही होगा. जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली में सारे बच्चे पल जाते हैं, बहुत इजीली उनकी केयर हो जाती है, और यही मेन रीज़न है कि हाई बर्थ रेट है. कोई भी एक्स्ट्रा चाइल्ड को बर्डन फील नहीं किया जाता. एंड लैक ऑफ एजुकेशन. और जब तक एजुकेटेड नहीं होगी फैमिली, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती रहेगी हमारी इकोनॉमी. आपके सामने चार्ट है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बर्थ रेट है और कितना डेथ रेट रहा है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस. 1901 टू 1910 की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट भी बहुत हाई है, दैट इज़ नियर अबाउट 50, और डेथ रेट भी बहुत हाई है, दैट इज़ 42.6. और ये जो है वो कम होते होते 1991 में अगर हम बात करें तो बर्थ रेट 49.2 से डिक्रीज होकर 25.8 आ गया, और डेथ रेट जो है वो 42.6 से लेकर 8 है. इट मीन्स बर्थ रेट आप अभी भी कंपेयर कर सकते हैं डेथ रेट से कि वो बहुत हाई है, और यही मेन रीज़न है. द डिफरेंस इज पॉपुलेशन ग्रोथ. Death rate. The crude death rate is the number of deaths occurring among the population. कितनी डेथ्स हो रही हैं एक जोग्राफिकल एरिया में 100 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन को लेकर कितनी डेथ्स हुई हैं, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है. इवन ओवर द ईयर्स जो क्रूड डेथ रेट है हैज़ फॉलन सिग्निफिकेंटली. बट ये किस वजह से ऐसा हुआ है? Due to better diet, pure drinking water, improved hospital facilities, better sanitation and control of several epidemics and diseases. ये सारे मेन रीज़न है जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ही लो हुआ है. Infant mortality rate have also fallen significantly. Infant mortality rate restored 218 per thousand in 1920, जो कि अब कम होकर 2003 में only 63 है ये. or the main principal causes of IMR, that are malnutrition, pneumonia, diarrhea, infections and parasitic diseases. बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था. छोटे बच्चों की इन बीमारियों की वजह से बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी, और इसीलिए पेरेंट्स ये मानते थे कि अगर 3 या 4 बच्चे हुए तो
उनमें से कोई एक या दो अगर किसी बीमारी से चला भी जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, तो एटलीस्ट उनके सामने 2 या 3 तो होंगे. दैट इज़ द मेन रीज़न. Causes of decline in the mortality rate. There is so many reasons are there. Famines, पहले हर टाइम अकाल पड़ता था. ऐसा था कि लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे, और इसकी वजह से, फेमाइंस की वजह से डेथ रेट बहुत हाई था. लेकिन जैसे ही फेमाइंस कम हुए, उससे मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ. काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट ने एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर लिया. एंड दिस वन इज़ द मेन रिजल्ट ऑफ दिस इज़ डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेम कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हुई. लोगों के पास साफ पानी पहुंचने लगा, सैनिटेशन एंड हाइजीनिक हो गए लोग, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अब पहले से बेहतर एजुकेशन गेन कर रहे हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से एक इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ हुई. और अब जो है लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो इसीलिए मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है. नेक्स्ट, सेक्स रेशो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया में आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि लगातार सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है. सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इंडिकेटर, जो कि ये शो कर रहा है कि पॉपुलेशन में कितने मैन हैं और कितनी वुमेन हैं. अगर हम बात करें अपने कंट्री की, तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ sex ratio in a country since 1901 shows a continuous trend towards a decline in sex ratio. Decline. केरला सिर्फ एक अकेला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं और मैन कम हैं. देयर इज़ 1084 फीमेल्स if there are 1000 men. Then in India 108 females are born per 100 males. ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कम पैदा हो रही हैं, लेकिन शायद हम नहीं चाहते कि फीमेल्स आगे बढ़ें, दुनिया में आएँ, तो इसीलिए पहले ही उनकी जो केयर है वो नहीं की जाती, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है. बट द लॉस ऑफ मोर फीमेल्स ड्यू टू इनसफिशिएंट अटेंशन, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, केयर टू देम आफ्टर बर्थ, और आफ्टर बर्थ उनको बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही है उनकी, और इसी वजह से रिलेटिवली हायर प्रपोर्शन ऑफ डेथ्स अमंग फीमेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम भी, जब वो एडोलेसेंट स्टेज में है और कन्वर्ट टू इन प्यूबर्टी स्टेज, तो उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं. एंड हाई डेथ रेट अमंग वुमेन्स इन द रिप्रोडक्टिव एज. ज़्यादातर फीमेल्स जा रही हैं इस दुनिया से 11 to 19 ईयर्स में बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज. ये हमारी कंट्री की सिचुएशन है. अब आप लोगों को सोचना है कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और आई थिंक कोई भी इकोनॉमी अगर डेवलप होना चाहती है तो उसको सिर्फ डिग्री से ही नहीं, हमें डिग्री होल्डर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें माइंड से डेवलप होना होगा, तभी फीमेल्स को केयर करेंगे. और जहाँ पर फीमेल्स की केयर होगी, वो फैमिली आगे बढ़ेगी, वो देश आगे बढ़ेगा. एज कंपोजिशन. एज कंपोजिशन क्या होता है कि कितने बच्चे हैं, कितनी पॉपुलेशन, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें छोटे बच्चे हैं, कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें अर्नर हैं, यूथ हैं, और कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो अबव 60 है. इट मीन्स हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन यूथ, अगर हम ओवरऑल बात करें तो. क्योंकि नियर अबाउट 0 to 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है. 15 से 60 साल के जो व्यक्ति हैं वो काम कर सकते हैं, वो यूथ हैं, और
वो जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। अबव 60 ऐसी पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है किस पर, जो 15 से 60 साल के बीच में है। द प्रिंसिपल रीजन फॉर द हायर चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज द हाई बर्थ रेट। हम सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में बच्चे कितने हैं, और उसी से ये पता चल जाएगा कि कितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। एज कंपोजिशन आप देख सकते हैं कि 1961 में 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं दैट इज़ 41%, और अबव 60 देयर इज 6। It means near about 47% population dependent on 53% population. But we expect in 2016 to 26 there will be 23% population who will exist in 0 to 14 years, or 12% population who will dependent on 15 to 59 years youth, नियर अबाउट 64% ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस देश में डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो बहुत ही लो होगी। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जिस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में नोटिस किया था कि क्या जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट्स है या फिर हमारे लिए इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में अगर रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जब तक रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं और उसके बावजूद भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। वी कैन कॉल इट ओवर पॉपुलेशन। और ओवर पॉपुलेशन से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द डिक्लाइनिंग लैंडमैन रेशो। पहले लोगों के पास कितनी ज़मीनें होती थी, आज आप देखिए कि लैंडमैन रेशो धीरे धीरे कम होती जा रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया है। पहले हार्डली 1 हेक्टेयर में 24 पर्सन और 30 पर्सन ही सर्वाइव करते थे। आज कुछ एरियाज़ में तो आपको इवन अबव 800 भी मिल जाएगा। दैट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो किस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। दैट इज़ वेरी क्राउडेड एरिया जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। इट एडवर्स अफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगी हमारी, कैसे हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, क्योंकि जब जो इंक्रीज्ड इनकम है हमारी वो तो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के लिए कंज्यूम हो रही है, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो रही है, तो कैपिटल फॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि एक बार जब तक रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक तो ठीक है कि सबको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और अगर पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा लो हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होने का मतलब है कि फूड स्कार्सिटी इंक्रीज हो रही है। अगर फूड स्कार्सिटी है तो हमें दूसरी कंट्रीज से फूड को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी कि हम दूसरे कंट्रीज़ पर कितना डिपेंड है। इंटरनेशनल ट्रेड आपका फेवरेबल नहीं होगा, तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इट प्रिवेंट्स द चेंज इन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज रहेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं जाएंगे, सर्विस सेक्टर में नहीं जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो ऑब्स्टिकल फॉर आवर कंट्री। On the other hand, some economists state that the population growth is not the problem, but other issue. डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए तो ये ठीक है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं है। अगर वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो वो लोग एज एन एसेट के तरीके से उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक
डेवलपमेंट तो हो चुकी है, अब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब वो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट से पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे जुड़ी हुई है। जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतनी ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम नहीं है। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ साइज ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर पॉपुलेशन। यहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक मार्केट अवेलेबल हो रही है, और इस वजह से वो लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। दीज आर द मेन रीजंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एज यू नो, टुडे इंडिया इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ द 3rd पोजीशन। अगर आईएमएफ की स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ द 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड द 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर। और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी बहुत अच्छी है, दैट इज़ 5%। यहाँ पर लो कॉस्ट है, स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है। पॉपुलेशन ग्रोथ और जीडीपी, और इसको हम आप इसका इस डायग्राम से, इस ग्राफ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 1950 में हमारी जो आउटपुट ऑफ ग्रेन्स है वो भी उतना ही है, हमारी जीडीपी भी लगभग सेम है और हमारी पॉपुलेशन भी सेम है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें कि हमारी जीडीपी जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, और हमारी आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स पहले से बहुत कम इम्प्रूव हुआ है, और पॉपुलेशन भी हमारी इम्प्रूव होती रही है। बट हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन जो है वो एज अ बैरियर काम किया है। हमने बहुत अपनी कंट्री को ग्रो किया है, डेवलप किया है, और इसी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रही है। इसी तरीके से अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखते हैं और पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, स्टार्टिंग में पर कैपिटा इनकम कम थी और पॉपुलेशन ग्रोथ हाई थी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कम हो गई है और पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा हो गई है। कंक्लूजन, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इंडिया आज भी एक ऐसा देश है जहां पर हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है डिस्पाइट द राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेशक कितनी ही हो, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आज भी बहुत हाई है। येट there are rising problems in India concerning poverty, unemployment, significant increase in the demand for food, water and energy. पॉपुलेशन है, लेकिन उस साथ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी इसकी वजह से। आज भी पॉवर्टी है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं बट हम पॉपुलेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो इट बिकेम नेसेसरी टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, and only education is that weapon that create awareness that can improve in women's and children's health, and only by this it will bring down fertility rates and population growth। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो कि अगर ज़्यादा ली जाए, हम डेवलप हों, तो ही हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। और अगर हम स्पेशली वुमेन की कंडीशन की बात करें तो थैंक यू।